जय हिंद। वेलकम टू बोकारो डिफेंस एकेडमी। आज हम लोग का सेकेंड चैप्टर है पॉलिटिका, द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि हमारा संविधान कैसे बना और कौन कौन सा मेंबर थे जो हमारे संविधान बनाने में इन्वॉल्व थे, और ऐसा संविधान हम लोग को बना कर दिए जो आज तक चल रहा है। हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, उसका कई बार कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो चुका है, लेकिन हम लोग का जो एक बार संविधान बनकर आया उसी को आज तक हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग वही देखेंगे कि हमारा संविधान कैसे बना, उसका स्टार्ट कैसे हुआ, कौन कौन सा उसमें मेंबर इन्वॉल्व थे और कितना प्रोसेस, कैसा कैसा प्रोसेस था हमारा संविधान बनने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1934 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया रखते हैं कौन? तो एम.एन. रॉय। उनका फर्स्ट टाइम एम.एन. रॉय ये बोलते हैं कि हमारा संविधान सभा होना चाहिए। तो पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मांग कौन करता है? तो एम.एन. रॉय। और ये किस पार्टी के रहते हैं? तो ये रहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के, कम्युनिस्ट पार्टी। और ये कम्युनिस्ट पार्टी बना ही था 1925 में, इसका फॉर्मेशन ही हुआ था 1925 में। जो पार्टी 1925 में बना वो पहली बार मांग कर रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, और जो पार्टी कांग्रेस पार्टी जो 1885 में ही बनिया था वो ये ऐसा मांग नहीं किया। इसीलिए क्या होता है कि नेक्स्ट ईयर 1935 में कांग्रेस को तो शर्म आ जाएगा कि जो हमसे छोटा पार्टी है, उस समय का सबसे बड़ा पार्टी था कांग्रेस पार्टी, वो ऐसा मांग नहीं रखा, ऐसा कोई आइडिया नहीं रखा। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी 1935 में एम.एन. रॉय जो थे वो पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मांग करते हैं। नेक्स्ट ईयर क्या होता है कि कांग्रेस पार्टी अब ऑफिशियली डिमांड कर देगा। कांग्रेस पार्टी क्या करेगा? ऑफिशियली डिमांडेड क्या? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो फॉर द फर्स्ट टाइम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डिमांडेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आईएनसी का ही द्वारा ऑफिशियली अब ब्रिटिश से डिमांड किया गया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भारत का संविधान बनाएगा। उसके बाद क्या है कि उस समय नेहरू जी यंग थे। तो 1938 में क्या होता है कि नेहरू जी डिमांड करते हैं जो हमारा संविधान बनेगा, संविधान सभा बनेगा, वो क्या होगा? संविधान सभा में विदाउट एनी आउटर इंटरफेरेंस, मतलब जो हमारा संविधान सभा बनेगा उसमें किसी भी बाहरी का इंटरफेरेंस नहीं होगा, और वो जो संविधान सभा जो संविधान बनाएगा वो फ्री इंडिया के लिए बनेगा, मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए बनेगा। और जो मेंबर होंगे संविधान सभा के वो इलेक्शन के थ्रू आएंगे। तो ये बहुत बड़ा बात बोले थे। ये कौन? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ये क्या बोले थे कि हमारा जो संविधान सभा बनेगा वो क्या बनेगा? विदाउट एनी आउटर इंटरफेरेंस, मतलब उसमें किसी ब्रिटिशर्स का इंटरफेरेंस नहीं होगा। दूसरी बात, जो संविधान सभा का जो मेंबर है वो इलेक्शन के थ्रू चुन के आएगा। और तीसरी बात क्या बोले थे? वो जो इंडिया का, जो भारत का जो संविधान बनाएगा वो फ्री इंडिया का संविधान बनाएगा, मतलब ये आज़ादी का भी बात कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है? 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर। स्टार्टेड। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है तो इसमें ब्रिटिश फिर इन्वॉल्व होता है वॉर में। अब उसको इंडियंस का हेल्प चाहिए, क्योंकि विदाउट द हेल्प ऑफ इंडियंस वो वॉर नहीं जीत सकता। इसीलिए क्या करेगा? अब इंडियंस को मनाने के लिए वो लेकर आएगा अगस्त ऑफर, कि इंडियंस उसका क्या करे? तो युद्ध में हेल्प करे। तो 1940 में एक आता है अगस्त ऑफर। इसमें क्या है कि टोपी पहनाया जाएगा भारत को, ये बोल के कि जैसे ही युद्ध खत्म होगा तो हम आप लोग के लिए एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ला के देंगे। दूसरी बात, भले आप सरकार चलाइएगा लेकिन ये जो कंट्री होगा ये डोमिनियन स्टेटस होगा, मतलब ये यहाँ पे दो चीज का देने का बात करता है, लेकिन वो दोनों चीज बोलता है कि वॉर के बाद देंगे, आफ्टर वॉर। फर्स्ट क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देगा।
दूसरी बात क्या चीज़ का करता है कि ये वॉर के बाद हम लोग एक तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, दूसरा ये जो रहेगा कंट्री ये डोमिनियन स्टेटस देंगे। डोमिनियन स्टेटस मतलब कि जो गवर्नमेंट होगा इंटरनल अफेयर्स इंडियंस ही देखेगा, सरकार बनाना ये सब इंडियंस खुद में करेगा, लेकिन एक्सटर्नल अफेयर्स ब्रिटिश देखेगा। और हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा? ब्रिटिश ही होगा। ये ऐसा बोला जा रहा है किसमें? अगस्त ऑफर में। और इसमें और ज़्यादा चीज़ कुछ क्लियर नहीं था कि क्या ब्रिटिश बोलना चाह रहा है। इसीलिए क्या होता है कि इसको न तो न तो मुस्लिम लीग एक्सेप्ट करता है और न ही कांग्रेस पार्टी एक्सेप्ट करता है। ये दोनों तरफ से रिजेक्ट हो जाता है। 1940 में जो आता है अगस्त ऑफर, ब्रिटिश फिर आएगा इंडियंस को मनाने के लिए, जिसको बोलते हैं 1942 में आता है क्रिप्स मिशन प्लान। क्रिप्स मिशन, इसका चेयरमैन कौन रहता है? सर स्टफर्ड क्रिप्स। ये ब्रिटिश कैबिनेट का खुद ही एक मेंबर रहता है। ये जब इंडिया आता है तो ये जो अगस्त ऑफर में क्लियर नहीं रहता है उस बात को ये क्लियर करता है। फर्स्ट पॉइंट ये क्या बोलता है कि इंडिया में हम लाएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो पहली बार तो वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ हम संविधान सभा बना कर देंगे इंडियंस को, और वो संविधान सभा में जो मेंबर आएगा इलेक्शन के थ्रू आएगा। और क्या बोलता है कि ये इंडियंस ही रहेगा संविधान सभा में। ये बात तो एक्सेप्ट कर लिया ब्रिटिश। दूसरी बात क्या बोल दिया वो कि ये जो रहेगा इंडिया का स्टेटस वो रहेगा डोमिनियन स्टेटस ही। डोमिनियन स्टेटस ही रहने वाला है, मीन्स कि हेड ऑफ द स्टेट ब्रिटिशर्स ही रहेगा। अब नेहरू जी ये जो इतना है ये सब मांग कर रहा है किस चीज़ का? आज़ादी का, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का, और ब्रिटिश अभी भी अटका हुआ है डोमिनियन स्टेटस पे ही। इसीलिए ये भी क्रिप्स मिशन भी फेल हो जाएगा। और फेल क्या होगा? कांग्रेस पार्टी इसलिए इसको रिजेक्ट कर देगा, कांग्रेस आईएनसी इसलिए इसको रिजेक्ट करेगा उसका रीजन क्या रहता है कि रीजन रहता है कि इसमें डोमिनियन स्टेटस दिया जा रहा है और आईएनसी का मांग रहता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस का। दूसरी बात, मुस्लिम लीग क्यों इसको रिजेक्ट कर देगा? तो मुस्लिम लीग का डिमांड रहता है कि हमारा क्या होना चाहिए? एक सेपरेट कंट्री, ऑटोनोमस स्टेट बना के दो। हमारा एक पाकिस्तान का इसका मांग रहता है कि हमको एक इंडिया से अलग एक कंट्री बना के दो, पाकिस्तान। तो इसमें पाकिस्तान का भी मांग नहीं है। इसीलिए क्या होता है कि इसको न तो मुस्लिम लीग एक्सेप्ट करता है और न ही कांग्रेस पार्टी एक्सेप्ट करता है। तो ये क्रिप्स मिशन भी फेल हो जाता है। उसके क्या होता है कि गांधी जी यहाँ से ये फेल होने के बाद गांधी जी अगस्त में स्टार्ट कर देते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। 1942 में ये स्टार्ट हो जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट। और क्विट इंडिया मूवमेंट में पता है कि गांधी जी खुद ही जो अहिंसावादी हैं, अहिंसा के पुजारी हैं, जो कभी नहीं कहते हैं हिंसा करो, वो स्टेटमेंट देते थे करो या मरो। मतलब उस टाइम गांधी जी पूरा फॉर्म में आ गए थे कि अब की बार हमको क्या चाहिए? आज़ादी। लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट भी फेल हो जाता है। रीज़न क्या रहता है कि मुस्लिम लोग इसमें सपोर्ट नहीं करता है खुल के। लेकिन हम बताएं ना, रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद मुस्लिम लोग को डिवाइड करने के लिए ब्रिटिश बहुत अच्छा काम किया था। 1906 में मुस्लिम लीग बनता है, 1909 में उसको कॉम्युनल अवार्ड दे दिया जाता, मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट। उसके बाद तो हिंदू और मुस्लिम कंप्लीट अलग हो गया और आज तक वो डिवीज़न है ही। तो क्विट इंडिया मूवमेंट में भी मुस्लिम्स का सपोर्ट नहीं रहता है। कुछ मुस्लिम इसमें साथ देते हैं लेकिन कंप्लीट मुस्लिम का सपोर्ट नहीं होता है इसमें। यहां तक देख लीजिए। क्विट इंडिया मूवमेंट भी फेल हो जाता है। उसके बाद 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है। द इंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंडेड। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो जाता है तो ब्रिटिश सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत जाता है। लेकिन जीतने के बाद वो क्या है ना कि पूरा दुनिया हार जाता है। भले वो वॉर जीत जाता है, एक टाइम में ब्रिटिश का 70 से ज़्यादा कंट्री पे राज चलता था। इसीलिए उसको बोला जाता था कि कभी उसका सूर्य अस्त नहीं होता था, कहीं ना कहीं उसका तिरंगा फहराता, उसका जो झंडा फहराता रहता था। लेकिन अब वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कई ऐसा सारा कंट्री है जहाँ पे आज़ादी का लड़ाई ही नहीं लड़ा, ब्रिटिश उसको ऐसा ही आज़ाद कर दिया। क्योंकि इस युद्ध के बाद वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, इतना कैपेबल नहीं रहता है कि अब वो हर जगह अपना राज को चला सके।
और 1945 के बाद क्या होता है, युद्ध खत्म होने के बाद 1946 में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो उसका प्राइम मिनिस्टर रहता है क्लेमेंट एटली, वो इंडिया में एक मिशन भेजता है जिसको बोलते हैं कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन प्लान। और इसी के तहत भारत का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनता है। इसका दो प्रमुख उद्देश्य रहता है कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया में भेजने का। पहला, फर्स्ट, टू एस्टेब्लिश कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि जाओ इंडिया में संविधान सभा बनाओ, जो इंडियंस मेंबर्स हैं वो चुन के आएंगे संविधान सभा में और वो इंडिया के लिए कानून बनाएंगे, इंडिया का संविधान बनेगा। दूसरा बोलते हैं कि जब तक संविधान सभा कानून बना नहीं लेता है, वो अपना संविधान बना नहीं लेता है, सरकार चुन नहीं लेता है, तब तक के लिए टेम्परेरी गवर्नमेंट बना दो वहां पे, मतलब इंटीम गवर्नमेंट। मीन्स कि जब तक यहाँ पे सरकार चुन के नहीं आता है तब तक के लिए ये टेम्परेरी गवर्नमेंट चलाएगा इंडिया को। और इसको क्या होता है ना कि युद्ध तो खत्म हो चुका है, तो इसीलिए क्या है कि इसको मुस्लिम लीग भी एक्सेप्ट कर लेता है, और उतना खुश तो होता नहीं है मुस्लिम लीग, क्योंकि इसमें अभी भी बात नहीं किया गया है पाकिस्तान का, और कांग्रेस पार्टी भी इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमारा संविधान सभा बनता है और संविधान सभा का इलेक्शन चालू हो जाएगा। और संविधान, ब्रिटिश क्या करता है ना कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सीट निकालता है, तो टोटल सीट रहता है 389 सीट। और ये 389 सीट क्या है ना, दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली स्टेट का टोटल कितना सीट रहेगा, तो 93 सीट। और दूसरा रहेगा आपका जो डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल में रहेगा, वो रहेगा आपका 286 सीट, 296 सॉरी, 296 सीट रहेगा डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल में। प्रिंसली स्टेट क्या है ना कि 21 प्रिंसली स्टेट रहता है, उसको 93 सीट दिया जाता है, और ब्रिटिश जो कंट्रोल में रहता है उसका टोटल 296 सीट रहता है। मींस कि टोटल 389 सीट पे इलेक्शन होने वाला है। इसमें भी क्या बोला जाता है कि प्रिंसली स्टेट को इलेक्शन नहीं लड़ना है। इसको बोला जाता है क्योंकि उस समय राजा लोग को नाराज करना भी ठीक नहीं था, इसलिए राजा लोग को क्या बोला जाता है कि आप अपने स्टेट से एक एक मेंबर को भेज दीजिए। मतलब 93 सीट को बोला जाता है कि आप अपने पास से नॉमिनेट करके भेज दीजिए। तो ये क्या रहेगा, प्रिंसली स्टेट को पावर दिया जाएगा नॉमिनेशन का, नॉमिनेटेड। और एक चीज और बताइए, जो राजा है वो कभी नॉमिनेट करके भेजेगा कि हाँ भाई जाओ भारत का संविधान बन रहा है और तुम एक ऐसा देश बनाओ जहाँ पे ना राजवाड़ी सिस्टम चलेगा ना कुछ, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, वहाँ पे कोई भी राजा बन सकता है। और राजा क्या करेगा, अब ग्रुप डी का फॉर्म भरेगा, SSC MTS का फॉर्म भरेगा, मतलब सब बराबर हो जाएगा। इसको कभी राजा सपोर्ट करेगा क्या? इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कोई भी 93 मेंबर आता ही नहीं है, कोई भी राजा अपनी तरफ से मेंबर्स को नॉमिनेट करके भेजता ही नहीं है। और इलेक्शन कितना पे होगा, तो 296 पे क्या होगा, इलेक्शन होगा। और इलेक्शन धूमधाम से होता है। मुस्लिम लीग भी अपना खूब प्रचार करेगा और कांग्रेस पार्टी भी खूब प्रचार करेगा। उस समय तो दो ही पार्टी रहता ही है सबसे बड़ा, तो मुस्लिम लीग को उसमें सबसे बड़ा पार्टी उस समय जीत के आता है कौन, तो कांग्रेस पार्टी INC। ये टोटल 208 सीट जीत के आ जाएगा। और ये देखिए इलेक्शन पूरा देश में हुआ नहीं रहता है, इलेक्शन थोड़ा सा, हम लोग के पास उतना टाइम नहीं है कि पूरा देश में इलेक्शन करवा के फिर चुन के लाएं और वो लोग संविधान बनाएं। हम लोग क्या करते हैं, प्रोविंस को ही बोल देते हैं कि हर प्रोविंस से इलेक्शन अपने में करके और वो मेंबर्स को भेजेगा। मतलब छोटा लेवल पे इलेक्शन कराया गया था, पूरा देश में इलेक्शन नहीं था। तो INC का उसमें कितना सीट जीत के आता था, 208। और सेकेंड सबसे ज़्यादा सीट जीत के आता है मुस्लिम लीग, 73 सीट, और अदर पार्टी 15 सीट। अब देखिए कितना है, कितना हो गया, 296 सीट हो गया।
इसमें क्या है ना कि मुस्लिम लीग प्रचार भी किया रहता है कि जब हम जीत के आएंगे तो हम एक सेपरेट कंट्री बनाएंगे पाकिस्तान, और उसको जब इतना सीट मिलता है तो मुस्लिम लीग का और मनोबल बढ़ जाता है। मतलब उस समय बहुत लोग था वास्तव में जो चाहता था कि एक सेपरेट कंट्री बने पाकिस्तान, तभी तो इसको इतना सीट आया था। और कांग्रेस पार्टी का क्या प्रचार था कि जैसे हम चुन के आएंगे सेंटर को स्ट्रांग कर देंगे और प्रोविंस को इतना ज़्यादा पावर नहीं देंगे, पावर देंगे जैसे आज का हमारा देश क्या है, फेडरल है लेकिन क्या है, सेंट्रल स्ट्रांग के साथ साथ, जिसको बोलते हैं क्वासी फेडरल। वो हमारा नेहरू जी भी वही बात बोले थे कि हम लोग सेंटर को स्ट्रांग बनाएंगे, और ये जो बात है पार्टीशन का ही तो होगा ही नहीं, हमारा देश एक ही रहेगा भारत। लेकिन जैसे इलेक्शन होता है, इतना रिजल्ट आने के बाद मुस्लिम लीग का मनोबल बढ़ जाता है, उसके बाद वो क्या करेगा, बंगाल में सबसे खराब काम कराएगा, जिसको बोलते हैं, वो 16 अगस्त को 1946 को वो एक कांड कराएगा जिसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्शन डे। और इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको बोलते हैं कोलकाता किलिंग। इसमें क्या है ना कि जिन्ना डायरेक्ट सबको बोल देता है कि पूरा देश में क्या करो, दंगा करो, किस चीज़ को लेकर, तो सेपरेट कंट्री का मांग को लेके। पाकिस्तान का मांग इतना ज़्यादा ये करने लगता है कि बंगाल में एक दंगा करवाता है जिसमें 72 घंटा में 7,000 से ज़्यादा लोग को मार दिया जाता है। और इतना ज़्यादा यहाँ पे मर्डर होता है, आप गूगल जाके कीजिएगा, इसका फोटो देखिएगा कि लिखिएगा, सर्च कीजिएगा कलकत्ता किलिंग, आपको दिखेगा कि रोड पे पूरा डेड बॉडी फेंका हुआ है। पूरा कोलकाता में इतना ज़्यादा किलिंग होता है 72 घंटा के अंदर कि यहाँ पे 7,000 से ज़्यादा लोगों को मार दिया जाता है केवल और केवल 72 घंटा के अंदर। और ये करवाता कौन है, तो मुस्लिम लीग, जिन्ना। रीज़न क्या था कि हमको एक सेपरेट कंट्री चाहिए। इसको पता चल जाता है कि अब जब हमारा संविधान बन के आ जाएगा तो ब्रिटिश हमको छोड़ के चला जाएगा। ये इसको पहले ही भनक था, ब्रिटिश को भी इतना पता था। कॉन्स्टिट्यूंट जब वो बनाया था 1946 में, क्या कैबिनेट मिशन प्लान, तभी उसके दिमाग में था कि भारत को आज नहीं तो कल आज़ादी देना है। और ये बात ये भी जिन्ना भी जान रहा था, इसीलिए वो पूरा देश में क्या कर रहा था, दंगा करवा रहा था। उसके बाद क्या होता है, एक और चीज़ क्या हो जाता है, क्लेमेंट एटली है वो 20 फरवरी को अनाउंस कर देती है, 20 फरवरी 1947 को अनाउंस करता है कि भारत को हम 30 जून को 1948 को आज़ाद कर देंगे। और उस समय 30 जून 1948 को हम एक रिस्पॉन्सिबल इंडियन हैंड्स में सारा पावर छोड़ के चले जाएंगे, इंडिया छोड़ के चले जाएंगे। मतलब आज़ादी का डेट कब दिया जाता है, 1948, 30 जून 1948 को वो भारत को आज़ाद कर देगा, ये डेट आ गया। जैसे ही ये बात जिन्ना सुनेगा अब तो वो और पागल हो जाएगा। रीज़न क्या है कि अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा कि भारत से वो सेपरेट होने का। जब ब्रिटिशर्स ही छोड़ के चला जाएगा तो ये तो कंप्लीट इंडिया बनेगा। इसलिए वो क्या करेगा, इसके बाद पूरा देश में राइट करवा देता है, जिसके कारण फिर क्या होता है कि अब कांग्रेस भी सोचने पे मजबूर हो जाता है कि अब कर देना चाहिए पार्टीशन ही। क्योंकि आप ही सोचिए, दो भाई लड़ रहा है जमीन के लिए, किसी जमीन के लिए एकदम अपना जान पे लड़ रहा है कि कोई मार देंगे एक दूसरे को, तो उसका पिताजी क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, बांट देंगे। वही चीज़ यहाँ पे होता है। उसके बाद एक और आता है एक्ट 1947 में, जिसको बोलते हैं इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। एक्ट 1947 इसी का दूसरा क्या नाम है, तो इसका नाम है 3 जून प्लान। और 3 जून प्लान को ही बोलते हैं माउंटबेटन प्लान भी। इसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट से क्लियर कर दिया गया था कि अब जो कानून बना रहा है, अभी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 1946 में बना है कैबिनेट मिशन प्लान के तहत, वो जो संविधान बना रहा है वो संविधान पूरा देश पे लागू नहीं होगा। और यहाँ पे बात किया गया क्या चीज़ का, तो यहाँ 2 कंट्री बनेगा। और 2 कंट्री बनेगा, कौन कौन सा, एक पाकिस्तान, दूसरा इंडिया।
पाकिस्तान और इंडिया बनेगा और दोनों का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलग रहेगा। इंडिया का तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बन गया था वही चलता रहेगा। पाकिस्तान के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाता है 26 जुलाई को 1947। ये सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनता है किसके लिए? तो पाकिस्तान के लिए। 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा बनाया जाता है और इंडिया का जो संविधान सभा बना था कैबिनेट मिशन प्लान के तहत उसी में चलता रहेगा। और एक चीज़ और इसमें क्या किया जाता है, बोला जाता है कि जो इंडिया में नहीं रहना चाहता है और पाकिस्तान में भी ही नहीं रहना चाहता है वो इंडिपेंडेंट भी रह सकता है। तो एक और क्या इसमें प्रावधान था, इंडिपेंडेंट स्टेट का भी। इंडिपेंडेंट स्टेट का मीन्स कि वो जाते जाते भारत को टुकड़ों में बांट के जाना चाह रहा था ब्रिटिशर्स, ये उसका मेन था। और उसी दिन 3 जून को ही इंडिया में वाइसरॉय बनाया जाता है माउंटबेटन को, जो इस सब का पार्टीशन का जिम्मेदार था। मतलब ब्रिटिश क्राउन से इसको पास किया गया था कि इंडिया को 2 पार्ट में कर दो, एक इंडिया एक पाकिस्तान, पाकिस्तान का सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दो और जो इंडिया पाकिस्तान दोनों में नहीं रहना चाहता है उसको इंडिपेंडेंट स्टेट बना दो। ये था इतना आपका किस में, तो इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में, जिसको 3 जून प्लान भी बोलते हैं और माउंटबेटन प्लान भी बोलते हैं। और देखिए जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनता है पाकिस्तान का, टोटल 389 सीट रहता है। जैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पाकिस्तान का बनता है तो इसमें से 90 सीट चला जाता है पाकिस्तान। तो इंडिया में अब कितना बचा, तो इसमें से 90 गया तो इंडिया में बचा आपका 299। इंडिया में बचा कितना, तो 299 सीट बचता है। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक चीज और, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिंबल क्या रहता है, तो एलिफेंट रहता है। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारा बन के आ गया तो इसका देखेंगे 9 दिसंबर को 1946 में फर्स्ट मीटिंग होता है। और पहला मीटिंग के दिन ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बीमार पड़ जाते हैं, जिसके कारण वो नहीं आ पाते हैं। फर्स्ट मीटिंग में टोटल 211 मेंबर प्रेजेंट रहता है और उसमें राजेंद्र प्रसाद जी भी नहीं आ पाते हैं। 2 दिन बाद जब वो ठीक हो जाते हैं, जब राजेंद्र प्रसाद नहीं आ पाते हैं तो इसका टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया जाता है। टेम्परेरी प्रेसिडेंट किसको बनाया जाएगा, तो ये 211 मेंबर में जो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर है उसको, और वो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर रहते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा ये पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सबसे ओल्डेस्ट मेंबर रहते हैं। और ये जो प्रोसेस जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, जो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर है वो बनेगा प्रेसिडेंट। ये प्रोसेस लिया गया था किस कॉन्स्टिट्यूशन से, तो ये फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है। 2 दिन बाद क्या होता है ना कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ठीक हो जाते हैं। जब वो ठीक हो जाते हैं तो वो फिर से आते हैं कब, 11 तारीख को। 11 दिसंबर को जब वो आएंगे तो उनको परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। प्रेसिडेंट कौन बनेंगे, तो राजेंद्र प्रसाद। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का परमानेंट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद बनते हैं 11 दिसंबर को। ठीक है। एक चीज और, जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसका उस समय भारत में जो भी इंपॉर्टेंट मेंबर था, जो भी फेमस लोग थे, वो सब लोग इसके मेंबर थे, सब लोग चुन के आए थे, 2 लोग को छोड़ के। तो वही पूछा जाता है कि वो 2 फेमस पर्सनालिटी कौन है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। तो एक थे गांधी जी, दूसरा मोहम्मद अली जिन्ना। लेकिन जिन्ना क्या है ना, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पाकिस्तान का बनता है 26 जुलाई 1947 को, तो वो वहाँ का प्रेसिडेंट बन जाता है। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट जिन्ना बन जाता है, लेकिन गांधी जी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर नहीं बनते हैं। नेक्स्ट क्या देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि 11 तारीख के बाद 13 तारीख को हिस्टोरिक और रिजोल्यूशन पास किया जाता है 13 दिसंबर को, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन।
इसमें मेनली क्या रहता है ना कि हमारा देश का संविधान कैसा बनेगा, वो सारा चीज़ इसमें ब्लूप्रिंट था कि हम लोगों को किस किस चीज़ को माइंड में रख के हमारा संविधान बनाना है। उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ये कब पास कराया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो हमारा संविधान सभा बना है वहाँ पे कोई वोटिंग सिस्टम नहीं हो रहा था पास कराने के लिए। हम लोग इतना अपने में समझदारी डेवलप कर लिए थे कि हाथ उठाते थे। जैसे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को पास करवाना है तो सबको बोलते थे जो सहमत है वो हाथ उठाइए, जो नहीं सहमत है हाथ नीचे रखिए। उसके बाद देख के पता लगा लेते थे कि लोग ज़्यादा सहमत है या नहीं है। दिखता था कि बहुत मेजोरिटी में लोग सहमति है तो पास करा दिया जाता, दिखता था नहीं है सहमति तो उसको रख लिया जाता था। हमारा संविधान को 3 ड्राफ्ट में बनाया जाता है, 3 ड्राफ्ट लाया जाता है, जिसमें कितना सेशन होगा, 11 सेशन रहता है। 11 सेशन में से हम लोग क्या करते हैं ना, मोर देन 75 से ज़्यादा उसमें चेंजेस करते हैं। और 11 सेशन 3 ड्राफ्ट मतलब फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग में चेक करके, पूरी तरह से चेक करके तभी हम लोग संविधान को ओके करते हैं। 11 सेशन में कितना ज़्यादा गलती उसमें निकालते हैं हम लोग, गलती नहीं मतलब चेंजेस 7500 से ज़्यादा चेंजेस उसमें करते हैं हम लोग। प्लस चेंजेस। और हमारा खर्चा कितना बना, तो उस समय का लगभग 60 लाख रुपया खर्चा आया, 64 लाख रुपया। और जो संविधान हमारा बन के तैयार हुआ वो 60 से ज़्यादा कंट्री का संविधान को देख के, उसको समझ के उसके बाद हम लोग बनाए। और इसके बाद जो भी है देखते हैं उसके बाद क्या है, इसका जो भी है हम उसको देखेंगे किस चीज़, नेक्स्ट चैप्टर साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें प्रॉपर देखेंगे कि हमारा संविधान का साइलेंट फीचर सब क्या था। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।